हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में सीएसआईआर नेट जून 2019 का हम लोग दूसरे शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को फटाफट से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और बेसिकली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो प्योरली बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है इन बैक्टीरियल सेल देयर इज अ सेल, है ना, एक कोई भी सेल है और उसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया की ये सेल है, उसमें प्रोटीन जो है वो रैंडम लोकेशन पे है। दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। प्रोटीन यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब ये एक्चुअल सिचुएशन लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोटीन हैज टू रीच वन पोल ऑफ द सेल फॉर इट्स अप्रोप्रिएट फंक्शन। तो द प्रोटीन रीचेज द पोल बाय, है ना। तो जो प्रोटीन है वो पोल पर जब रीच करता है तो उसके लिए जो फिनोमिना काम में आता है वो क्या होता है, ये केमिकल अट्रैक्शन नहीं होता और ना ही ये एंजाइमेटिक एक्शन होता है और ना ही ये अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस होता है। बेसिकली ये जो करेक्ट आंसर होगा उसका रैंडम मूवमेंट होगा, है ना। तो जब भी पोल की तरफ प्रोटीन अट्रैक्ट होगा तो उसके लिए जो प्रोसेस काम में आता है दैट इज द रैंडम मूवमेंट प्रोसेस, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा प्योरली बायोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन था। लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स जो है वो इसको प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट स्टिल जो है उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है प्रीसियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस हैविंग वेट्स इन प्रोपोर्शन टू दिस वन, है ना। उसका वेट जो है वो इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। द वैल्यू ऑफ सच स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। और वैल्यू जो है वो ऐसे स्टोन का वो इसका जो भी वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन द वेट इन अ कार्ड ड्यू टू ब्रेकिंग। सो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इसमें ब्रेकिंग हुआ है उसकी वजह से कितना परसेंटेज जो है वो इसमें लॉस आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो फंडामेंटली आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना क्या है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसका वेट आप सर्टेनली कुछ कंसिडर करते हैं। लेट्स से जो है वो इस पूरे जो स्टोन का वेट कितना है 10x हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो यदि इस पूरे स्टोन का वेट 10x है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो x फैक्टर और ये दूसरे वाले प्रोपोर्शन का जो फैक्टर होगा वो 2x हो जाएगा और थर्ड फैक्टर का 3x हो जाएगा और फोर्थ वाले का 4x फैक्टर हो जाएगा। टोटल आप सम करेंगे तो यू विल गेट अगेन 10x, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए द वैल्यू ऑफ सच ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना। तो ये जो स्टोन होगा उसका जो भी वैल्यू होगा, है ना, उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू जो है वो क्या होगा, इसके वेट के प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस जो है वो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये 100x² जो है वो इसका एक तरीके से वैल्यू होगा, है ना। ये इसका वैल्यू हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू। अब जब इसमें ब्रेकिंग होगा तो उसकी वजह से इसके वेट में क्या जो है वो चेंज आ रहा है कि उसका वेट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरीके से कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे अब इन सारे इंडिविजुअल जो इसके पोर्शंस बने हैं उनका वैल्यू क्या बन जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट का x² हो गया, सेकंड पार्ट का 4x² हो गया, थर्ड का 9x² हो गया और लास्ट वन का कितना हो जाएगा 16x² हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की इंडिविजुअल पार्ट्स का जब वैल्यू काउंट करेंगे हम लोग तो 30x² होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसका जो वैल्यू होगा वो जितना इसका वेट होगा, जिस रेशो में इसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल वेट था वो 100x² था और अब इसका वेट कितना बन गया, यदि ये इक्वल इतने रेशो में डिवाइड हो रहा है इसका टोटल वेट, तो इसका जो टोटल वैल्यू है वो 30x² हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली कितना डिफरेंस जा रहा है इसकी वैल्यू में। इनिशियली 100 था, अब ये 30x² हो गया। इट मींस रिमेनिंग कितना हो जाएगा 70x² हो गया एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इसका वैल्यू 100x² था एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो परसेंटेज वैल्यू हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 70% जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। तो ये फंडामेंटल सा एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this is our next question. Two runners starting together run on a circular path taking 6 and 8 minutes, है ना। तो एक कोई सर्कुलर पाथ है, तो इस पे कोई रनर्स है वो यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। दो लोग हैं और दोनों के लिए इंडिविजुअल टाइमिंग यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज द सर्कुलर ट्रैक और यहाँ पे उसमें एक पर्सन ए के लिए दे रखा है और एक पर्सन बी के लिए दे रखा है। पर्सन ए को जो बच्चों 6 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 6 मिनट इसको लगते हैं। पर्सन बी को जो है वो 8 मिनट लगते हैं एक पूरा साइकिल करने में, टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड करने में इतना टाइम लगता है। हाउ मेनी मिनट्स लेटर डू दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड और ट्रस्ट मी बच्चों ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। सो फर्स्ट टाइम की बात चल रही है, दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है, जब भी फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकालना होता है तो आपको सिंपल सा सीधा साधा क्या कर देना होता है, आपको जो भी टाइमिंग दिया होता है ना उसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 6 और 8 मिनट्स का आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 मिनट्स, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ट्रस्ट में ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होता है एक सर्कुलर ट्रैक पे और आपको टोटल जो है उनका फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकालना होता है, तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना होता है, दोनों टाइमिंग्स का एलसीएम लेना होता है। और स्टिल इसका जो मेन प्रोसीजर है वो हम लोग किसी एक सेपरेट लेक्चर में दोबारा से डिस्कस करेंगे, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए ये ट्रिक आपको जो है वो हमेशा यूज करनी है। यदि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे 3 लोगों का फर्स्ट मीटिंग टाइम निकालना चाहते हैं तो तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 लोग हैं तो चारों का एलसीएम ले लीजिए, जो भी एक राउंड में उनका टाइमिंग होता है उसका आप चारों लोगों के लिए क्या कर लेंगे, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है, ठीक है, उसके लिए मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा फंडामेंटली आप देखिए कि यहाँ ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, ये ओरिजिनली इसका पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन का एक फ्रैक्शन यूज किया गया है बेसिकली। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि टोटल पॉपुलेशन यदि मैं फाइंड आउट करूं, बहुत सिंपल सा मैं सोचता हूं कि टोटल पॉपुलेशन यदि मैं फाइंड आउट करूं तो क्या ये फ्रैक्शन है, तो मुझे पता नहीं है कि किस फैक्टर में ये जाने वाला है। तो लेट्स से वो फ्रैक्शन जो है वो कितना है, के फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ के लगा देता हूँ, यहाँ पे भी वो के फ्रैक्शन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी के लगा देता हूँ, ये भी के हो गया। इट मींस व्हाट कि जब आप टोटल इसका पॉपुलेशन काउंट करोगे तो 0.1 के हो गया, राइट, सिमिलरली 0.4 के हो गया, और ठीक ऐसे 0.3 के हो गया, और लास्ट में आपका 0.2 के हो गया। तो आप देखेंगे कि ये आपका बेसिकली जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 9, ये जस्ट के आ जाएगा। देखिए एक बार यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, 0.1 0.4 पॉइंट आपका 5 हो गया, और ये आपका बेसिकली जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन टोटल कितना बनेगा, वो फ्रैक्शन बनने वाला है 1, ठीक है। तो 1 के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो के आपका जो है वो आपको पूछा है कि उसका मिनिमम वैल्यू आप कितना यूज करेंगे। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कि जब हम ये देख रहे हैं कि इनमें सब में जो के मल्टीपल हम लोग यूज करें तो फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली क्या होने वाला है, फ्रैक्शन जो है बेसिकली हमेशा आप यूज कर रहे हैं तो ये तो डेसिमल में आपको गिवन है, लेकिन हम टोटल पॉपुलेशन काउंट करें तो पॉपुलेशन का जो टोटल नंबर आएगा वो कभी भी डेसिमल में नहीं जाएगा, वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा मतलब इसको लॉजिक यूज करिए कि के का वैल्यू बाई चांस आप 2 यूज करते हैं यहाँ पे, तो के का वैल्यू 2 यूज करते हैं तो इट मींस आपका फर्स्ट फ्रैक्शन कितना कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन जो है मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ लेट से मैंने के का वैल्यू ऑप्शन ए यूज किया, के का वैल्यू मैंने 2 यूज किया, अब 2 यूज करूंगा तो ये फ्रैक्शन मेरा कितना हो जाएगा 0.2, और ये मेरा कितना हो जाएगा 0.8, और ये 0.6 हो गया, और ये 0.4 हो गया। अब क्या ये जब सम अप करोगे आप तो क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगा, तो बच्चों आप देखेंगे ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप 10 यूज करते हैं तो ये सारे जो फ्रैक्शंस है ना बच्चों वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका जो है फ्रैक्शन 4 बन गया, और ये आपका फ्रैक्शन 3 बन गया, और ये फ्रैक्शन आपका 2 बन जाएगा। तो जस्ट आपको इंटीजर वाला फैक्ट यूज करते हुए और सारे जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको यदि हम लोग इंटीजर्स में कन्वर्ट करें तो टोटल सम जब करेंगे तो डेफिनेटली अब एक इंटीजर वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पे जो के का लीस्ट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 10 तो होना ही चाहिए। बाकी सब के लिए जो है ये चीज फेल हो रही है। आप जब टोटल पॉपुलेशन का सम करेंगे तो वो आपको डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल में कभी भी पॉपुलेशन का नंबर पॉसिबल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फैक्ट यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज अ फटाफट सेशन, क्विक सेशन ऑन द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है फॉर द CSIR नेट जून 2019 सेशन, ठीक है। तो जून 2019 का जो पार्ट ए सेशन है उसका हम लोग क्विक फटाफट एक सेशन जो है वो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके जो बेसिक फैक्ट्स है जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके उस तरीके को जो है वो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है द 9 नंबर्स x1 x2 और ये आपके xn तक 9 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ये x1 है, ये x2 है, और डैश डैश x8 तक है, और फिर x9 है। ये बच्चों आपके पास 9 नंबर्स गिवन है, आर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, ये बढ़ते हुए ऑर्डर में।
देयर एवरेज m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑल द फर्स्ट 8 नंबर्स, है ना, टोटल 9 नंबर्स है वहां पे, बट इनका एवरेज जो निकल के आता है m, वो स्टार्टिंग के जो 8 नंबर्स है उनसे स्ट्रिक्टली ज्यादा निकल के आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को फटाफट से करता हूं। तो मैं सारे नंबर्स को 1 ले लेता हूं और लास्ट वाले को भी 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 हो गया और मैं लेट से इस लास्ट नंबर को 10 ले लेता हूँ, कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन के लिए, सो दैट कि मैं इन टोटल 9 नंबर्स का यदि एवरेज फाइंड आउट करूं, दैट इज गोइंग टू बी m। तो बच्चों वो एवरेज कितना हो जाएगा, इन सब का सम करोगे 1 प्लस 1 प्लस सारे नंबर्स का सम कर दोगे, बिकॉज मेरा x1 जो है ना वो अब 1 हो चुका है, x2 मेरा अब 1 हो चुका है और जो x9 है मेरा 10 हो चुका है। सबका सम अप करोगे तो सबको सम अप किया तो 18 मिलेगा और टोटल 9 नंबर्स है, तो बच्चों इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो एवरेज है स्टार्टिंग के 8 जो आपने नंबर्स सेलेक्ट किए हैं, मतलब आपने स्टार्टिंग के 8 नंबर्स को 1 1 1 1 ही सेलेक्ट कर लिया, तो ये एवरेज जो है वो इन सारे नंबर्स से जो है वो ज्यादा ही आएगा। कौन से सारे नंबर्स, x1 x2, और ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि जो एवरेज निकल के आता है वो स्टार्टिंग के 8 नंबर से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए कि वो पूछता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो सारे स्टेटमेंट लिख रखे हैं उनमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको वो क्या निकलवाना चाह रहा है, वो x1 से लेके m तक का एवरेज आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो मैं क्या ये एवरेज फाइंड आउट कर सकता हूं कि जो x1 और x2 और आपका x9 तक आप सब कुछ सम अप करोगे और उसमें m जोड़ दोगे तो टोटल आपके 10 नंबर्स हो जाएंगे। तो क्या ये एवरेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का सम तो हमने देखा 18 आ रहा था और m अभी अपन ने निकाला कि ये हमारा m आ गया तो 2 हो गया डिवाइडेड बाय 10। इट मींस मेरा ये नंबर्स का एवरेज कितना आ रहा है बच्चों, ये एवरेज 2 आ रहा है। देखिए ये आपका जो एवरेज है, ये वाला एवरेज, जितने भी ऑप्शंस में ये एवरेज लिखा हुआ है ना, ये एवरेज जो है वो कितना आ चुका है हमारा, ये एवरेज बच्चों और कुछ नहीं आया बल्कि 2 ही आ गया है, ये एवरेज 2 आ गया है ना। ये जो एवरेज है ये हमने सारे ऑप्शंस में निकाल लिया 2। अब आप क्या इस ऑप्शन को, सारे ऑप्शंस को देख के कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो? बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसने ये बोला है क्या ये एवरेज m से ज्यादा आएगा, m तो खुद 2 है तो ये ज्यादा कहां से आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन भी क्या बोल रहा है कि क्या ये एवरेज m से कम आएगा, तो m हमारा ऑलरेडी 2 है तो कम बिल्कुल नहीं आएगा, ये इसके बराबर होगा। मतलब सी और डी में से ही एक ऑप्शन ठीक होने वाला है। अब दूसरा जो है साइड बाय साइड आपको दे रखा है कि क्या ये एग्जैक्टली m के बराबर होगा। अच्छा ये भी तो डिस्कार्ड हो गया, इसमें बोला है कि ये m से कम होगा तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा यार। ऑप्शन सी जो है वो डायरेक्टली करेक्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं ना कि लेस देन लगा हुआ है, तो यार ये तो हमने देखा एग्जैक्टली m के बराबर आ रहा है, ये बोल रहा है स्ट्रिक्टली क्या m से कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है और एक्चुअल प्रोसीजर से यदि इस क्वेश्चन को करोगे ना तो कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और जब तक मतलब आप आउट ऑफ द रेस हो चुके होंगे, आप बहुत कुछ खो चुके होंगे पेपर में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से डील किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वुमेन, मदर्स एंड ह्यूमन बीइंग। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हम सबसे पहले बात करें तो जो भी वुमेन है तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग है और उसके बाद में जो है वुमेन, ऑल जो वुमेन्स होती है वो क्या होती है, मदर भी होती है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं उसके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये मदर्स हो गया, ठीक है, और ये फिर जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे ये वुमन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। और फिर आपका लास्ट जो है वो सर्कल किसके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये तो बिल्कुल अलग ही चीज बोल रहा है कि यदि ये रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन बीइंग का है तो कुछ ह्यूमन बीइंग जो है वो बोल रहा है कि मदर होंगी और कुछ ह्यूमन बीइंग जो है वो वुमेन होंगी। तो यार ये पॉसिबल नहीं है, ऑल द वुमेन आर मदर्स, राइट। तो यहाँ पे जो है वो ये पार्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी सारे में आप ऑप्शंस क्लियरली डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय एंड ए गर्ल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ विच एट मोस्ट वन इज करेक्ट, है ना। दो स्टेटमेंट यहाँ पे बोले जाते हैं तो बोल रहा है कि उनमें से एक ही जो है वो करेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा एक करेक्ट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द वन इन ए व्हाइट शर्ट सेज आई एम ए गर्ल, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो व्हाइट शर्ट में है ना, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेट्स से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है ना, इसने ये बोला है ना कि एटमोस्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम ये एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना, फर्स्ट इज करेक्ट। ये हमने लेट से कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है।
इट मींस क्या हो गया कि व्हाइट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वन इन ए व्हाइट शर्ट सेज आई एम ए गर्ल, है ना। तो इसका मतलब व्हाइट में जो गर्ल है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना। हमने क्या अज्यूम किया है पहले कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो लेट से हमारा करेक्ट है, मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि लेट से फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। इट मींस व्हाइट जो होगा शर्ट उसमें ये एक गर्ल है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इट मींस ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि एक ही स्टेटमेंट मैक्सिमम करेक्ट हो सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो ब्लू है, राइट, ब्लू में जो है वो क्या है, बॉय है। इट मींस ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग स्टेटमेंट है तो सही वाला स्टेटमेंट क्या होगा कि ब्लू में जो है ना वो क्या है, गर्ल है। अब भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे रखा है एक बॉय है एक गर्ल है, और वो एक ही गर्ल ब्लू में और एक ही गर्ल व्हाइट में कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यार ये बात तो बिल्कुल नहीं जम रही, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं होगा। और सिमिलरली आप सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू जब कंसिडर करेंगे, मान लिया कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप सिमिलरली ऐसा देख सकते हैं कि फिर से आपको जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। यदि आप ये कंसिडर करते हैं लेट्स से कि भाई सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट मान लिया जाए, तो फिर से आप ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाओगे, फिर से प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी कि एक ही बॉय जो है वो दोनों कलर के शर्ट में कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई साहब फिर तो ये सिचुएशन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दे रखा है ना मैक्सिमम आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, या तो दोनों ही जो है वो रॉन्ग होंगे और या ज्यादा से ज्यादा एक करेक्ट होगा। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। अब यहाँ पे ये बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको छांटना है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स डज द फॉलोइंग फिगर हैव। इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स अवेलेबल होंगे, तो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग फंडामेंटली हमें स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, आप सबसे पहले जो है वो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे कि सबसे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल शुरू किया, तो आप क्या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। मैं इसको एक काम करता हूं, नंबरिंग लगा देता हूं यार पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे लिए आसान होगा सारों को छांटना। अब मैं देखिए ये क्या कर सकता हूं, मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा छांट लेता हूं, ये वन फर्स्ट एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। पहले इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, और एक आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 1 + 2, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा हमने पहले भी किया है, आपको याद हो तो, एक तो क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका 1, एक 1 और 2 को दोनों को मिला के फिर से एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना, 1 और 2 को। फिर हम ऊपर के पार्ट में ही अभी एक लेट से मैंने 1 और 3 को इंक्लूड कर दिया, तो फिर से एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और एक आपने 2 और 4 को इंक्लूड कर दिया, तो एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से हो जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों हम लोग यदि पूरे कंप्लीट ऊपर वाले पार्ट को इंक्लूड कर दें, लाइक 1 फिर 2 और +3 और +4, इन सबको इंक्लूड कर दिया, तो फिर से आपका एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, और एक क्वाड्रिलेटरल आपका 2 खुद हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया, राइट। ऊपर वाले पार्ट में जितने पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स है बच्चों मैंने वो सारे बना दिए, मतलब एक तो 1 फिर 2 3 और 4 और आपका पूरा 5 6 7 और 8 क्वाड्रिलेटरल्स आपने जनरेट कर दिए। सिमिलरली आप जो है वो फिर से इस नीचे वाले में 8 और जनरेट कर देंगे, राइट। तो 8 प्लस आपका फिर से कितना हो जाएगा, 8 हो गया, राइट। 8 + 8 हो गया। सारे क्वाड्रिलेटरल्स आपने जनरेट कर दिए ऊपर वाले से। कैसे जनरेट किया आपको मैंने सारे बताई दिए। इस वाले पार्ट से आपने सारे 8 क्वाड्रिलेटरल्स जनरेट कर दिए, और इस वाले से भी सारे 8 क्वाड्रिलेटरल्स जनरेट कर दिए। इट मींस आपके पास टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल्स आ गए, 16 क्वाड्रिलेटरल आ गए। अब एक कौन सा बच गया, अब एक ये बच गया कि यहाँ पे यदि मैं इस पूरे पार्ट को कंसिडर कर लेता हूँ, तो क्या ये भी यार एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। ये पूरा कौन सा 2 4 6 वाला, तो क्या 2 4 6 वाला क्वाड्रिलेटरल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक और, है ना। तो 2 4 6 जो है वो आपका एक क्वाड्रिलेटरल और हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अब डायरेक्टली कि एक हमने प्लस और कर दिया है ना, एक प्लस और कर दिया, राइट। सिमिलरली बच्चों एक ये क्वाड्रिलेटरल आपने कंसिडर कर लिया, इसी तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटरल और कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी बनाया जा सकता है। क्या मैं ये क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर सकता हूं, तो फिर से मेरा जो है ये आ जाएगा, राइट। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल एक और कंसिडर होगा। इट मींस प्लस में मैं 1 और करने वाला हूं। आई होप अब कुछ भी नहीं छूट रहा, सारे क्वाड्रिलेटरल हमने कंसिडर कर लिए, आई थिंक कुछ भी नहीं छूट रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, यदि कुछ नहीं छूट रहा है 18 जो है वो यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आप इसको इजीली इस तरीके से, कहने का मतलब है क्वेश्चन में कैच ये होता है कि आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना चाहिए, है ना, नंबरिंग से आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, ऐसे आप काउंटिंग इजीली कर पाते हैं, वरना कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल छूट सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 12 बॉल, 3 ईच ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना। टोटल जो है वो 12 बॉल्स है। यहाँ पे 4 जो है वो कलर दे रखे हैं, टोटल जो 12 है। और यहाँ पे 3 जो है वो ग्रीन है, और 3 जो है, सॉरी पहले रेड है ना, तो 3 रेड है, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं पहले इसको, 3 रेड है और फिर 3 ग्रीन है। थोड़ा सा मैं यार क्विक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज अब लास्ट टाइम है तो आपके पास टाइमिंग बहुत कम है ना, तो ज़्यादा मतलब आप नहीं चाहेंगे कि मैं बहुत डिटेल सॉल्यूशंस कराऊं, है ना, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। तो 12 टोटल बॉल्स है और उनमें से जो है वो कुछ इस कलर से जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिया हुआ है। सो आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स, है ना, इनको मिक्स कर दिया गया है। इफ 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, कोई सी भी 3 बॉल हमने पिक की है, दैट मींस टोटल कितने तरीकों से हम लोग ये काम कर सकते हैं, 12C3। इसमें कोई डाउट नहीं है, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। So the probability that all the 3 balls are of the same color. So what are the favorable cases? इस बात की हमें probability बतानी है। तो हो सकता है यार कि 3 बॉल आपने निकाली तो तीनों की तीनों जो है वो रेड कलर की होगी, या ऐसा भी हो सकता है, या बोले तो प्लस, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो तीनों बॉल्स आ रही है वो ग्रीन कलर की है, इट मींस 3C3। और ऐसा भी हो सकता है तीनों की तीनों बॉल्स जो है वो ब्लू कलर की है, और या तीनों की तीनों जो है वो येलो कलर की है, इट मींस 3C3। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, है ना। 3C3 आपका 1 होता है, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब आप प्रोबेबिलिटी यदि इसका फाइंड आउट करें तो द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज गोइंग टू बी 4 एंड द टोटल केसेस 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, इट मींस 10 और 11 और 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6, राइट। ये इसे कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स और ये आपका कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, इट मींस 1/55 जो है वो बच्चों इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। इट मींस चॉइस डी इज द करेक्ट वन। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। तो फेवरेबल अपॉन टोटल केस करके हम लोग ये प्रोबेबिलिटी इजीली बता सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम एलियंस ऑब्जर्व दैट रूस्टर कॉल, रूस्टर मतलब मुर्गा जो है वो बोलता है बिफोर द सनराइज एवरी डे, सूर्योदय से जो पहले है वो मुर्गा बोलता है, एलियंस ने जो है वो ऑब्जर्व किया। तो ऑब्वियसली एलियंस और हमारी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस रहेगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो उसी पर बेस्ड है। सो हैविंग नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूस्टर्स एंड सनराइजेस, मतलब एलियंस को रूस्टर्स यानी मुर्गों के बारे में कुछ नहीं पता है और सनराइज के बारे में कुछ नहीं पता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इनफरेंसेस वुड नॉट बी वैलिड, है ना। तो एलियंस के रेस्पेक्ट में जो है वो कौन सा इनफरेंस जो है वो ठीक नहीं होगा। तो आप एक तो सिंपल सा थॉट यहाँ पे शॉर्ट में यदि अप्लाई करें, है ना, शॉर्टकट यदि आप यहाँ पे सोचें सीधा सा, तो डेफिनेटली आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग और यहाँ पे है एलियंस, है ना, यहाँ पे एलियंस आपको ये एक इसकी स्पीसीज आप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में ये बोला है कि हैविंग नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूस्टर्स एंड सनराइजेस, यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एलियंस, है ना, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उनको तो पता है कि रूस्टर्स का क्या सिस्टम है और सनराइज का क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है, बट एलियंस को जो है वो नहीं पता सनराइज का क्या सिस्टम है और रूस्टर्स जो है वो मुर्गे क्यों बोलते हैं, उनको उनका पैटर्न नहीं पता है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछा विच इनफरेंस इज नॉट वैलिड, इसका मतलब कौन सा एलियंस के पर्सपेक्टिव में वैलिड नहीं है ये आपको बताना है। तो एलियंस के पर्सपेक्टिव में वही स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा जो ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव में वैलिड होगा। तो इस चीज को यदि आप समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े क्विकली आप कर जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रखा, तो आप देखिए स्टेटमेंट डी बोल रहा है सनराइजेस कैन नॉट बी द कोज ऑफ रूस्टर कॉल एज द रूस्टर कॉल प्रेसीड्स सनराइज, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एग्जैक्टली फैक्ट है कि सनराइज जो है वो रूस्टर के बोलने का कारण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सूर्योदय क्यों हो रहा है, सूर्योदय मुर्गे के बोलने की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ह्यूमन बीइंग्स को पता होता है। तो इसका मतलब यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एलियंस के पर्सपेक्टिव में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है,
तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा जो ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव में सही होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बोलेंगे कि एलियंस के पर्सपेक्टिव में ये स्टेटमेंट उनको सही नहीं लगेगा, राइट। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्विक एक्सप्लेनेशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दे रखा है 21 लीटर ऑफ वाटर इन अ टैंक इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स यूजिंग 5, 8 एंड 12 लीटर, है ना। टोटल आपके पास गिवन है कि यहाँ पे आपके पास 21 लीटर्स है ना। इसका मैं क्विक सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो टोटल यार 21 लीटर है ना। आपके पास 3 कैंस, 3 आपके पास जार रखे हुए हैं, है ना। एक जार है आपका 5 लीटर का और एक दूसरा जार है आपका कितना 8 लीटर का और एक तीसरा जार है आपके पास 12 लीटर का, है ना। ये आपके पास 3 जार अवेलेबल है और हमें करना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर्स नीडेड टू अचीव दिस इज, है ना। आपको कितने ऐसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे सो दैट कि तीनों में ही आप इक्वल जो है वो क्या बोलते हैं क्वांटिटी का वाटर फिल कर सको। मतलब तीनों में आप चाह रहे हैं कि 777 लीटर आ जाए, लेकिन उसमें आपको मिनिमम जो है ना वो ट्रांसफॉर्म्स लगाने, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो यार करना क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या ये कर सकता हूं कि जो 21 लीटर का जो मेरे पास बड़ा कैन था, है ना, दिस वन इज द बिगर कैन। इस बिगर कैन में से मैं क्या करूंगा कि जो सबसे बड़ा वाला कैन है इसको फिल कर लेता हूं, है ना। सबसे बड़े वाले कैन को फिल कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गया आपका, है ना। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। पहला ट्रांसफर आपका क्या होगा कि 21 लीटर में से आप 12 लीटर को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो रिमेनिंग कितने बच गए वहां पे, रिमेनिंग बच्चों आपके पास 12 यहाँ आ गया तो 21 इधर बचेगा। इट मीन्स व्हाट कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बचेगा आपके पास कितना 9 लीटर्स बच गया, 9 लीटर्स बच गया। 9 में से आप क्या करेंगे, 9 लीटर में से जो है वो यहाँ पे आपने 12 लीटर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो अब 9 लीटर ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांसफर आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड ट्रांसफर में क्या करने वाले हैं कि इस 12 लीटर का जो केन आपने पूरा फिल कर लिया था इसमें से आप 5 लीटर इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका दूसरा ट्रांसफर हो गया, तो ये मैं बोल दूंगा कि ये मेरा सेकंड ट्रांसफर हो गया। अब ये सेकंड ट्रांसफर हो गया तो थर्ड ट्रांसफर क्या करने वाले हैं, अभी ध्यान रखिएगा इस वाले कैन में, जो बड़े वाले कैन में है ना, आपने 12 लीटर इधर ट्रांसफर किया था इनिशियली, तो इट मींस आपके पास इधर अभी भी 9 लीटर जो है वो बचा हुआ है। इधर कितना लीटर बचा हुआ है, 9 लीटर अभी भी बचा हुआ है और आपने 12 लीटर में से 5 लीटर इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब आपका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इधर यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब इसमें कितना बच गया, इसमें डेफिनेटली जो है वो 7 लीटर बच गया, राइट ना। इसमें कितना लीटर बच गया, 7 लीटर अभी भी बचा हुआ है ना, बिकॉज आपने 5 लीटर ट्रांसफर किया है इधर से, तो यहाँ पे 7 लीटर बच गया। इस 7 लीटर को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से आपने देखा इनिशियल आपने 21 से इधर किया तो ये फर्स्ट ट्रांसफर था, फिर 12 से इधर ट्रांसफर किया तो ये सेकंड हो गया और आपने जो इसमें बचा हुआ 7 लीटर था वो इधर ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज माई थर्ड ट्रांसफर। देखिए यहाँ तक थर्ड ट्रांसफर हो गया। अब क्या सिचुएशन बचेगी वो थोड़ा सा दोबारा फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको यहां तक कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब सिचुएशन ये हुई कि जो आपके पास बड़ा वाला केन था ना उसमें कितने लीटर्स बच गए, 21 था, आपने 12 ट्रांसफर कर दिया तो यार उसमें 9 लीटर बच गए, ठीक है। और जो बीच वाला कैन था जो मान लो आपका 8 लीटर का था उसमें अभी 7 लीटर वाटर आ चुका है ना। इसकी कैपेसिटी जो है वो 8 लीटर की थी, इसमें 7 लीटर जो है वाटर आ चुका है। और यहां से जो आपने ट्रांसफर किया था ये इसकी कैपेसिटी थी आपके 12 लीटर्स की, बट 12 में से आपने जो 5 लीटर्स वो इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो इसमें बच्चों अब 5 लीटर्स की कैपेसिटी हो चुकी है। इसकी कैपेसिटी 5 की थी और हमने इसमें जो है वो 5 लीटर एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया है, राइट। 5 लीटर जो है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 5 लीटर अभी इसमें अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी भी 5 की थी, है ना। इस वाले केन की जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की ही थी और यहाँ पे 5 लीटर हमने ट्रांसफर कर दिया, राइट। इसकी कैपेसिटी 5 की थी, इसकी 12 की थी। अब 12 में से आपने 5 इधर ट्रांसफर कर दिया तो अभी करंटली इसकी क्या पोजीशन है, इसमें 7 लीटर्स अवेलेबल है। इसमें कितने लीटर्स अवेलेबल है, 7 लीटर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप अब नेक्स्ट ट्रांसफर क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट ट्रांसफर ये करने वाले हैं कि यहाँ पे इस वाले को वापस आप उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इट मींस आपके पास ये कितना बन जाएगा 9 और फिर आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास 14 लीटर बच गया, है ना। तो ये आपका थर्ड ट्रांसफर हो गया
और 4 ट्रांसफर यदि करें तो इस केस में आप इस 5 लीटर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इट मींस आपके पास ये 14 लीटर का ट्रांसफर हो गया। तो इसको मैं बोलूंगा फोर्थ मेरा ये ट्रांसफर हो गया, राइट। फोर्थ ट्रांसफर इधर हो गया। अच्छा, इस 7 लीटर को तो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया था, तो ये तो यार वापस खाली हो गया था ना, तो ये तो वापस खाली हो गया था यहाँ पे, तो ये खाली है अभी। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये 14 लीटर हो चुका, मैंने 5 लीटर को सबको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 9 पहले से था, 5 और ऐड हो गया, 14 लीटर ओरिजिनल बड़े वाले कैन में हो गया। अब 14 में से वापस आप 12 लीटर इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो मेरा फिफ्थ ट्रांसफर जो है वो यहाँ पे हो गया, ये 5 इधर जाएगा, इट मींस अब ये 14 लीटर हो गया, और 14 लीटर में से 12 लीटर वापस इसमें फिल कर देंगे, तो ये 12 लीटर हो गया, राइट। 12 लीटर यहाँ पे हो गया। अब आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, 12 लीटर आपके पास ये बन गया, तो अब आपको करना है, ये फिफ्थ ट्रांसफर भी हो गया यहाँ पे, है ना, फिफ्थ ट्रांसफर ये हो गया, फिफ्थ क्या सिक्स हो गया ना, यहाँ पे सिक्स ट्रांसफर ये हो गया, क्योंकि फिफ्थ तो ये हो गया आपके पास यहाँ तक, और आपके पास सिक्स ट्रांसफर ये हो चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें बच्चों आपके पास फिर से 12 आ गया, तो 12 आ गया। अब बचे हुआ क्या सिचुएशन है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अब जो बड़ा वाला केन था उसमें आपके पास 14 था, 14 में से आपने 12 इधर ट्रांसफर कर दिया, तो जो ओरिजिनल केन है बड़ा वाला केन, उसमें कितना बच गए, 2 लीटर बच गए। और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये 5 लीटर है, और यहाँ पे आपका 7 लीटर था, है ना, ये वाले बीच वाला केन, इसमें 7 लीटर है, और इसमें वापस आपके पास 12 लीटर पहुंच गया, 12 लीटर इसमें पहुंच गया। इट मींस व्हाट कि यहाँ पे 5 लीटर की कैपेसिटी थी, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया। अब फिर से आप 5 में से जो है ये 5 लीटर वाले में से इधर ट्रांसफॉर्म वापस करोगे, तो इट मींस 5 लीटर वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थिंक ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये जो सिक्स्थ है ना, वो ये वाला ट्रांसफॉर्म होगा, है ना, जब वापस यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आपका 6 वाला हो गया, और फिर आपके 5 लीटर को वापस इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ 2 था, यहाँ 5 है, टोटल कितना हो जाएगा, 7 लीटर्स यहाँ पे बनने वाला है। तो लास्ट 7 ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे कि आपका ओरिजिनल ये 7 लीटर हो गया, है ना, और यहाँ पे ये वाला भी 7 लीटर हो गया, और ये वाला भी 7 लीटर का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। इस तरीके से आप तीनों जो केन्स है उसमें 7 लीटर्स फिट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कंडीशन इज दैट कि यहाँ पे जो है वो आपको 7 स्टेप्स तक तो चलना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड किया जा सकता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, करना क्या है, इनिशियली आपके पास ये एक बड़ा केन है ना, इसमें जो है वो आपके पास 21 लीटर वाटर है ना। 3 आपके पास केन और दे रखे हैं दूसरे, एक केन जो है 5 लीटर कैपेसिटी का है, और एक केन की कैपेसिटी है 8 लीटर, और एक केन की कैपेसिटी है 12 लीटर। आपको इसमें इतने ट्रांसफॉर्म करने हैं, इतने ट्रांसफर्स लगाने हैं, सो दैट कि 3 केन में इक्वल वाटर आ जाए। तो इसका मतलब इस केन में तो 7 लीटर कभी नहीं जा पाएगा, है ना। तो इन तीनों केन्स में हमें 7 लीटर्स ट्रांसफर करना है, सो दैट कि जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर्स भी मिनिमम रहे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको पूरा फिल कर देंगे 12 लीटर्स को, तो ये फर्स्ट ट्रांसफर हो गया, ये पहला ट्रांसफर हो गया। अब दूसरे ट्रांसफर में आप क्या करेंगे, इस 12 लीटर को यहां ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका सेकंड ट्रांसफर हो गया। अब 12 लीटर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 लीटर बच गया, है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो जब आपने ये 2 ट्रांसफर लगा दिए, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या बचता है कि जो ओरिजिनल आपके पास था उसमें 9 लीटर बच गया, और अभी इसमें 5 लीटर अवेलेबल है, और इसमें जो है वो आपके पास 7 लीटर अवेलेबल है। और तीसरा ट्रांसफर आप यहां लगा दीजिए, जिसमें आपके ये बचे हुए 7 लीटर इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दिस इज द थर्ड ट्रांसफर, राइट। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस को आप रिपीट कर देंगे, तो आपको मिनिमम कितने ट्रांसफर्स का रिक्वायरमेंट होगा, 7 ट्रांसफर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसका क्विक सॉल्यूशन लिया है, तो आप एक बार थोड़ा सा पेशेंस से जो मैंने तरीका बताया उसको अप्लाई करके देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो अब 4 एजेंट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, यहाँ पे 4 एजेंट्स है अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा, है ना। यहाँ पे ये सिचुएशन दे रखी है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। हैव टू बी सेंट टुगेदर ऑन ए मिशन, किसी मिशन पे इन तीनों को, 3 लोगों को इनमें से भेजना है। इफ अल्फा एंड बीटा साथ में नहीं जाने वाले, अल्फा बीटा एक दूसरे से नाराज है ना कि हम साथ में नहीं जाएंगे, बीटा गामा भी बोल रहे हैं हम साथ नहीं जाएंगे, और यार गामा डेल्टा भी बोल रहे हैं हम साथ में नहीं जा रहे हैं, है ना। और गामा डेल्टा ये बोल रहे हैं बीटा एंड गामा भी साथ में नहीं जा रहे हैं, और गामा डेल्टा भी नहीं जा रहे हैं। तो यार फिर बोल रहा है कि 3 लोगों को भेजना है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, तो आप इन तीनों को भेजेंगे, तब बीटा गामा फिर इसमें आ गए, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है।
बीटा गामा डेल्टा फिर पॉसिबल नहीं है, क्या अल्फा गामा डेल्टा पॉसिबल है, ये फिर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा डेल्टा फिर आ गया, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिर वो मिशन जो है वो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना, वो मिशन आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा मिशन होना, राइट। तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन है, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज made by excluding the four identical corners of a piece of paper as shown in the diagram and the folding it along the dotted lines। तो डॉटेड लाइन के अलोंग बच्चों इसको फोल्ड करना है हमें, है ना, ये वाली लाइन के अलोंग इसको फोल्ड करना है। तो सीधी सी बात है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक्चुअली हम इसको कट कर रहे हैं, तो कट करने के बाद में ये सिचुएशन आएगा इस तरीके का कुछ, है ना, इस तरीके का सिचुएशन आएगा। ये सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसा ही है, थोड़ा डायग्राम में हो सकता है उलट पुलट बन जाए मेरे से। अब आपको इन कॉर्नर्स को फोल्ड करना है, तो जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा तो एक कंटेनर टाइप का बन जाएगा। जैसे ये मोबाइल है, आप यहाँ एक दीवार मान लो, यहाँ एक दीवार मान लो, यहाँ एक दीवार और यहाँ एक दीवार, तो एक बिना टॉप का एक जो है वो कंटेनर बन जाएगा। हमें इस कंटेनर का वॉल्यूम बताना है, कैपेसिटी कितना होगा। तो आपने कितने सेंटीमीटर का कट लगाया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर का कट लगाया ऊपर की साइड, और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। तो इसका मतलब आपका जो है टोटल साइड जो 40 था, तो उसमें से 20 तो कम हो गया, तो 20 यहाँ बच गया। सिमिलरली आप देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो जाएगी। अब जब इस कंटेनर की डेप्थ की बात की जाएगी, तो बच्चों जितना आप यहाँ से फोल्ड लगाओगे उतना ही तो इसका डेप्थ होगा। तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, इसका लेंथ जो है वो 20 है और इसका विड्थ जो है वो 20 है, बट इसका जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो ये वाली होने वाली है, दैट इज द 10। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ गया आपका 4000, राइट। तो ऑप्शन जो सी है बच्चों हमारा वो करेक्ट बन जाएगा। 4000 इज द कैपेसिटी ऑफ सच कंटेनर, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे दे रखा है 2 पावर 50, यहाँ पे दे रखा है 3 पावर 40 और 4 पावर 30, और ये हो गया 5 पावर 20। यार इनमें सबसे बड़ा कौन होगा ये आपको बताना है। तो डिफरेंट अप्रोचेस माइंड में आती है, क्या लॉग लें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ देखिए सबके पास 0 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सबके पास 0 है। तो क्या इसको 2 पावर 5 और फिर 10 लिख सकता हूँ मैं, और दूसरे वाले नंबर को 3 पावर 4 और 10 लिख सकता हूँ। क्या तीसरे नंबर को 4 पावर 3 और 10 लिख सकता हूँ। क्या लास्ट नंबर को 5 पावर 2 और 10 लिख सकता हूँ। यदि ऐसा लिख पाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और फिर 8 16, है ना, 32 पे पावर 10 आ जाएगा ये नंबर, और ये आपका जो है वो 81 पे पावर 10 आ जाएगा, है ना, सबकी पावर सेम कर ली मैंने, और ये आपका 64 पे पावर 10 आ जाएगा, और यार ये आपका 25 पे पावर 10 आ जाएगा। अब पावर सबकी सेम है तो मजा आ गया बात का। अब तो आपको क्या करना है, इनमें सब में छांटना है कि सबसे बड़ा नंबर या जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट बच्चों ये वाला होगा। ये क्या है, 3 पे पावर 40 है, तो द लार्जेस्ट वन इज गोइंग टू बी 3 पे पावर 40। so this one number is the largest one। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता था। अब अगला क्वेश्चन है, ए मंकी क्लाइम्स ए ट्री टू ईट फ्रूट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड, है ना, ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी उसने गेन की फ्रॉम ईटिंग फ्रूट्स एंड द एनर्जी स्पेंट इन क्लाइंबिंग ऑन डिफरेंट ब्रांचेस हैव रिलेशनशिप। उसका रिलेशनशिप जो है वो ये शो किया गया है, मतलब जितनी एनर्जी गेन हुई है डिवाइडेड बाय जितना एनर्जी उसने स्पेंड किया है ना, ये रिलेशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। सो द रेशियो ऑफ एनर्जी गेन्ड टू एनर्जी स्पेंड विल बी द मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि ये रेशियो जो है ना वो मैक्स कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेशियो मैक्स तब होगा जब आपके कर्व का स्लोप जो है ना वो क्या हो, मैक्स हो। इस कर्व का स्लोप यदि मैक्स होगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि उस केस में आपका जो है ये रेशियो भी मैक्स हो जाएगा। अब ये रेशियो मैक्स होगा तो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे तो जो है वो स्लोप आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो सबसे मैक्स लग रहा है, बट क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखेंगे ना कि सडनली इसका जो कर्व का नेचर है वो चेंज होगा, टर्न होगा, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि इसका जो स्लोप है वो यहाँ कहीं इसका मैक्स मिलेगा, और ये बेसिकली 45 एंगल ही यहाँ पे बनेगा, और इस केस में आपका जो है वो ये टेंजेंट जो है वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, है ना। तो यहाँ पे यही सिचुएशन दे रखा है। सो द एट ए पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो क्लियरली आपका सी ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this one is the next question from the same paper, CSIR NET June 2019 paper. Question is saying the length of a cylinder is measured 10 times yielding
10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। एक सिलेंडर को हमने जो है उसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए कुछ डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर किए, है ना। बेसिकली हमने क्या लिए वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, लाइक x1 x2 x3 x4, ऐसे हमने 10 ऑब्जर्वेशन लिए, है ना। तो यहाँ पे उसको हमने 10 बार मेजर किया है, तो उसके ऑब्जर्वेशंस हमने लिए, लाइक x1 पहला ऑब्जर्वेशन, x2, और ऐसे करते हुए हमने x10th जो है वो लास्ट ऑब्जर्वेशन लिया है। फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यू, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी, पहले की कुछ आ सकती है, दूसरे कुछ आ सकती है, सेम भी हो सकती है ना, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अब उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, इनको हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। स्टेटमेंट 1 बोलता है 5 ऑफ दीज वैल्यूज विल लाई अबव द मीन वैल्यू एंड 5 ऑफ दीज वैल्यूज लाई एंड 5 बिलो इट, ठीक है। अब स्टेटमेंट बी दे रखा है 5 ऑफ दीज वैल्यूज विल लाई अबव द मीडियन एंड 5 बिलो इट, यार ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। देखते हैं आगे और चेक करते हैं। एंड लीस्ट वन वैल्यू विल लाई अबव द मीन, है ना, कम से कम एक वैल्यू जो है मीन के ऊपर होगा। स्टेटमेंट डी बोल रहा है एटलीस्ट वन वैल्यू विल लाई एट द मीडियन। तो यार ये बात तो कहीं जरूरी नहीं है कि मीडियन पर एक ही वैल्यू लाई करेगी, हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन कुछ इस टाइप से हो, 3 4 4, और मिडल में आप देखें कि 5 5 दो जगह आ गया, तो अब मीडियन तो फिर दो वैल्यू हो गई। तो ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि कम से कम जो है वो एक ही वैल्यू होगी, कम से कम एक वैल्यू होगी। हो सकता है कि जो मीडियन में है वो जरूरी नहीं है कि एक भी वैल्यू हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट आपका जो है वो डी तो बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है मीडियन के लिए। अब यहाँ पे बचे हुए ऑप्शंस को हम लोग और देखते हैं। बचे हुए ऑप्शंस को हम लोग चेक करें तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे ये दे रखा है स्टेटमेंट आपका थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है एटलीस्ट वन वैल्यू विल लाई अबव द मीन। क्या मीन से ऊपर एक वैल्यू लाई करेगी? यस, मीन इज द सेंट्रल वैल्यू, तो इसके बीच में आगे तो है वो डेफिनेटली वैल्यूज लाई करेंगी। तो स्टेटमेंट थर्ड तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि 5 वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज विल लाई अबव द मीडियन एंड बिलो द मीडियन। यार मीडियन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता कि मीडियन में आप ये बोलेंगे कि भाई वो सेंट्रल वैल्यू है और उससे आधी वैल्यू ज्यादा है आधी वैल्यू कम है, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा मीन के लिए जरूर ट्रू होता है कि जो भी सेट ऑफ नंबर्स का आप मीन निकालेंगे ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर के सेट का ऑब्जर्वेशन आपने लिया 2 3 4 आपने लिया, अब इसका मीन आप निकालिए तो मीन जो है वो x बार कितना होगा यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, है ना, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 हो गया और फिर 9 और 10 हो गया, 10/4। इट मीन्स आपका सर्टेनली ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट लाइक आपका 2 समथिंग कुछ कंसिडर कर लीजिए। मतलब ये जो बीच का वैल्यू है ना ये यहाँ पे 2.2 आया। इसका क्या मतलब हो गया कि जो मीन होता है ना वो ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर आधी आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं और आधे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इस मीन के नीचे होने वाले हैं। सो यहाँ पे दो अलग अलग इक्वल सेट अवेलेबल होगा आपका। तो ये चीज मीन के लिए ट्रू होती है, मीडियन के लिए ऐसा ट्रू होना जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जर्वेशन होगा। तो आपका जो है फर्स्ट एंड 3 जो है वो करेक्ट चॉइस यहाँ पे बनने वाला है हमारा। तो ऑब्वियसली ये आपका बी जो चॉइस है वो यहाँ पे करेक्ट होगा और आप इस चीज को इस तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द ज्योमेट्री प्रॉब्लम। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, तो काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना। तो यार यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक डायग्राम सर्कल गिवन है, ठीक है। तो सर्कल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक कुछ एंगल्स गिवन है, ये आपका 220 है। तो क्या यार रिमेनिंग एंगल बता सकते हो आप मेरे को कितना हो जाएगा? आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 140 डिग्री, है ना। एक थ्योरम होता है हमारे पास कि यदि ये आपका एंगल 140 हो जाए तो जो पेरीमीटर पे एंगल बनेगा इसके रेस्पेक्टिव, है ना, ये वाला इसके रेस्पेक्टिव एंगल बन रहा है और इस वाले एंगल के रेस्पेक्टिव एक पैरामीटर पे और एंगल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला एंगल, है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये छोटी क्लासेस में एक वेल नोन थ्योरम होता है और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल होता है ना। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होते हैं? हाफ ऑफ दिस एंगल। मतलब इस 140 का हाफ कर दो तो आपको ये थीटा मिल जाता है। तो 140 का हाफ करेंगे तो 70 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी हम पैरामीटर की बात करें, कहने का मतलब आप फिर से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम लोग कि सेंटर पे कोई भी एंगल यहाँ पे सबस्टेंड होता है ना। जो भी एंगल सबस्टेंड हो रहा है, अब इसकी पैरामीटर पे यदि ये वाला एंगल हम लोग यहाँ जनरेट कर लें
तो ये एंगल जो है वो, ये एंगल जितना भी होगा, लेट से ये अल्फा थीटा कुछ भी है, तो ये थीटा बाई 2 होगा। दिस इज द वेल नोन थ्योरम इन द यू नो 9th और 10th 8th जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं तो वहां पे हमारा ये एक वेल नोन थ्योरम होता है ना। तो इस फैक्ट को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए हम लोग। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैनाल सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर, है ना। एक गिवन फिगर में आपको कैनाल सिस्टम शो किया गया है। तो यहाँ से वाटर फ्लो होता है ना, यहाँ से वाटर फ्लो होता है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ कुछ गेट्स लगे हुए हैं, है ना। और दे रखा है वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी थ्रू 2 चैनल्स, गेट G1 एंड G2 ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। इस वर्ड का मतलब है कि जब प्रोबेबिलिटीज यूज करेंगे ना तो उनको मल्टीप्लाई करना है। इस वर्ड का मतलब ये है, टू रेगुलेट द फ्लो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 टू बी ओपन इज 10%। मतलब जब G1 काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% है। इट मींस 10/100, जो कि आपका कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये G1 ऑपरेट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.9 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी G2 जो गेट है वो ऑपरेट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो दे रखा है उसने, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, तो 20/100, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, 0.2 आ जाएगा। और G2 ऑपरेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा G2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी इज, है ना, ए से बी तक यदि वाटर फ्लो होता है तो उसका क्या चांस है। तो आप एक काम करिए, पहले ही वो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। जब ए से बी तक वाटर फ्लो ही नहीं होता तो आप क्या ये बता सकते हैं मेरे को कि जब ए से बी तक वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, नो फ्लो, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जब G1 भी क्लोज होगा G2 भी क्लोज होगा, मतलब G1 भी काम नहीं कर रहा है और G2 भी काम नहीं कर रहा है, तभी तो वाटर फ्लो नहीं होगा। यदि उनमें से एक भी ओपन हो गया तो वाटर फ्लो कर जाएगा। तो वाटर फ्लो यदि नहीं करेगा, इट मींस Pg1 डैश आ गया और Pg2 डैश आ गया। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन इस वजह से लगाया क्योंकि बीच में इंडिपेंडेंट यूज किया गया। अब Pg1 डैश कितना हो जाएगा 0.9 और Pg2 डैश कितना हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.72। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है, किस बात का चांस है, ये इस बात का चांस है कि जब आपका G1 और G2 दोनों क्लोज है, मतलब A से B तक कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो यदि मैं चाहता हूं कि फ्लो हो तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये फ्लो होगा तो उसकी बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.72, दैट इज गोइंग टू बी 0.28, राइट। अब 0.28 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितना चांस है, तो डेफिनेटली 28% चांस होगा। मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, राइट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया। आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग रिम ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस T इज रोल्ड टाइटली एज द रोल बिकम्स लार्जर, है ना। हमें एक रिम पर जो है वो एक पेपर के रोल को फिट करना है ना। ये एक रिम है, लेट से इसका रेडियस R है ना, इस रिम का। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस पे कितना पेपर लगने वाला है। फर्स्ट एक रोल कंप्लीट होगा तो 2 पाई आर लेंथ का एक पेपर का शीट पूरा लग जाएगा। एज द रोल बिकम्स लार्जर द लेंथ ऑफ द पेपर रैप्ड इन वन टर्न एक्सीड द लेंथ इन द प्रीवियस टर्न। तो पहले वाले टर्न पे यदि देखें तो इतना पेपर लगेगा फर्स्ट टर्न पे। अब यदि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि थिकनेस T बढ़ जाता है, मतलब जैसे ही आपने एक रोल पूरा कर दिया तो इस रिम का थिकनेस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा T बढ़ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अब नया रेडियस होगा वो R+T हो जाएगा। रिम का साइज अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यदि इस तरीके का हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेकंड टर्न होगा उस पे कितना पेपर लगने वाला है 2 पाई R+T लगने वाला है। अब ये बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना होगा, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है यार। 2 पाई और फिर R+2 पाई RT, राइट, सॉरी 2 पाई T माइनस में आप डिफरेंस कर दो 2 पाई R, ये कैंसिल हो गया, 2 पाई T इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर वाज, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है पॉइंट ए ऑन ए व्हील ऑफ रेडियस आर, है ना। एक कोई, है ना, एक आपको व्हील दे रखा है
उसका रेडियस भी गिवन है। यहाँ पे ये सिनेरियो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो यहां से यहां तक जब ये व्हील पहुंच जाता है ना, इनिशियली पॉइंट ए यहां था और घूमते घूमते रोटेट करते हुए व्हील पे जो पॉइंट ए है ना वो यहां पहुंच गया। इट मींस व्हाट कि यहां पे इसको यहां से लेके यहां तक इतना ट्रेवलिंग करना होगा। सोच सकते हैं आप, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। इसका रेडियस आर है तो क्या ये 2 पाई आर हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी नॉट 2 पाई आर, आधा डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं ना, बिकॉज यहां से यहां तक ही जा रहे हैं। इट रोल्ड विदाउट पॉइंट ए हाईएस्ट पोजीशन इन द फर्स्ट टर्न, है ना। हाईएस्ट पोजीशन पूरा नहीं गया है ये, यहां तक आधा डिस्टेंस ही कवर हुआ है ना। इट मींस आपका ये 2 पाई आर पूरा नहीं होगा, आधा डिस्टेंस कवर हो रहा है, हाफ पेरीमीटर कवर हो रहा है। इट मींस पाई आर ये आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ इस वाले से, और ये आपको पता है 90 डिग्री होता ही है। तो मुझे पाइथागोरस अच्छे से दिख गई यहाँ पे, है ना। पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। ये आपका डिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, यहाँ वाला डिस्टेंस पाई आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका 2r होगा बिकॉज रेडियस का डबल। तो हमें ए से पी तक का डिस्टेंस ये बताना है कितना होगा। अब पॉइंट ए का पोजीशन ये होगा, पी का इनिशियल पोजीशन ये था, है ना। तो एपी डिस्टेंस बताना है। सो सिंपली हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एपी का स्क्वायर या एपी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस में आपका 4r स्क्वायर, राइट। आर आपका कॉमन आ जाएगा, तो सॉरी आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर आर बचेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो 4 प्लस पाई स्क्वायर मीन्स आपका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट यहाँ पे होने वाला है। होपफुली आपको ये कंप्लीट पेपर बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा, है ना, आपको मजा भी आया होगा।